हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर क्लास 10th के लिए, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर चार्ज की बात की थी, चार्ज पार्टिकल की बात की थी, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एंड उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। ठीक है ना। अभी तक कुछ बेसिक और ही हमने चैप्टर का लिया है, कोई न्यूमेरिकल्स हमने अभी तक नहीं किए, तो वही चीज को फिर से थोड़ा कंटिन्यू करके आगे और अच्छे से बताता हूँ कि कैसी चीजें काम करती। देखिए, सबसे पहली बात हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट की थी वो ये की थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल दो तरह की स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो वो रेस्ट के अंदर होगा, जैसे अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की हमने बात की थी, तो चार्ज किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। वो एक जैसे कि कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव है, इट मीन्स कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर नेगेटिव है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है ना। दूसरी बात चार्ज की हमने की थी, चार्ज की जब हम रेस्ट के अंदर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या फिर उसकी जो ब्रांच है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं हम, जो आप हायर क्लास में जाके अच्छे से स्टडी भी करेंगे। उसकी बातें कुछ हमने नॉर्मल की थी। चार्ज साइड हमने चार्ज का जो फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कूलम्ब से अलग, वो भी हमने डिस्कस किया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब का लॉ है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ, एंड इसकी आपने बात कर ली थी पहले ही, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। फोर्स है तो यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है ना। के यहाँ पर स्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसकी जो किस पे डिपेंड करता है हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। Q1 एक चार्ज पार्टिकल है, Q2 दूसरा चार्ज पार्टिकल है। जैसे आपने ग्रेविटेशन का फोर्स पढ़ा है बेटा, हमने पिछली बार बात की थी, और वैसे ही का वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्टैटिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है ना। ये फोर्स उसी तरह से एग्जैक्टली काम करता है, बस जो डिफरेंस है वो क्या है, जैसे अगर दो चार्ज पार्टिकल, हमने जब ग्रेविटेशन के चैप्टर में बात की कि अगर दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो कोई भी मासेस है, वो अगर यूनिवर्स में किसी भी जगह पे रखे हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है ना। तो उस डिस्टेंस की वजह से और उस मासेस की वजह से उसके बीच में एक अट्रैक्शन का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है ना। एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में और इसके अंदर क्या फर्क है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके अंदर मतलब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, किसी भी एक डिस्टेंस पे रखे आर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जो ग्रेविटेशन का फोर्स है सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन ये चार्ज कैसा है। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इट मीन तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस की बात करूं तो ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब ने दिया था, कूलम्ब ने उसी तरह डिराइव किया जिस तरह न्यूटन ने किया था। ये फॉर्मूला कहां से आता है कि एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद करेंगे, समझेंगे बाद में कैसे डिपेंड करता है। Q1 एक चार्ज पार्टिकल, Q2 दूसरा चार्ज पार्टिकल, जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, और बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना। तो कूलम्ब ने ये लॉ जिस तरह से न्यूटन ने डिराइव किया ग्रेविटेशन का लॉ, उसी तरह से डिराइव किया कि जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है वो फोर्स उन चार्ज पार्टिकल के चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स ये साइन क्या दिखाता है, अगर चार्जेस में से किसी एक चार्ज को बढ़ाओगे, मतलब ये चार्ज पहले कुछ था, अगर इसकी रेट को आपने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया आपने, इसके चार्ज को, इसको भी बढ़ा दिया या किसी एक को बढ़ाया, तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने चार्ज को इंक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब अगर आपने चार्ज को डिक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक बात। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या बोला, ये इक्वेशन फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट था उनका, ऑब्जर्वेशन से जो आया। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये बोला कि जो बीच की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ये इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर बीच की डिस्टेंस को आप, अब देखिए पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो इनवर्सली का मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज कोई क्वांटिटी है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी दे रखा है। ठीक है ना। अब इस तरह से है, इट मींस कि अगर बी को आप डिक्रीज करोगे, मतलब बी कम होगा तो ए इंक्रीज होगा। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। अब देखिए बी जितना आप डिक्रीज करोगे ए उतना इंक्रीज होगा। इसका उल्टा अगर आप बी को इंक्रीज करोगे तो ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उल्टा स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर है, तो आप किसी भी मतलब आपने डिस्टेंस के अंदर आपने थोड़ा बहुत भी वेरिएशन किया ना तो इसके फोर्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे आप समझ रहे बात को ना, तो आप जैसे अगर आपने इसको डिक्रीज किया, बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। स्क्वायर रेट से बढ़ता है। बात समझ आई आपको। ठीक है ना। इतनी बात समझ आई।
अब मैं आपको ये इनवर्सली और जो इनवर्सली का रिलेशन है ना, ये किस तरह से काम करता है देखिए। जैसे हमने लिखा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, मतलब ये लिखा है कि अगर बी को डिक्रीज करोगे तो ए बढ़ेगा, बी को इंक्रीज करोगे तो ए कम हो जाएगा। ठीक, कैसे समझिए, जैसे आपने लिखा है, जैसे आपने, मैं आपको पूछूं कि 1/2 1/3, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी, आप बताइए। 1/2 1/3, बड़ी क्वांटिटी कौन सी आप बताइए, 1/2 या 1/3? मैथमेटिकली बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, बोलिए। ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अच्छी तरीके से लिखूं तो ये लिखा हुआ है 0.50 और ये लिखा हुआ है 0.33। अब आप सोचिए कि 0.5 बड़ा है या 0.3 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, ठीक है ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने लिखा 1/2 1/3 1/5 इस तरह 1/4, ठीक है ना। जब आप नीचे की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखिए कि जो रेशियो से हमको चीज मिलेगी, मैथमेटिकल जो डिजिट मिलेगी वो हमेशा डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं। वही बात यहाँ पे कि जब आप नीचे की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, इसका उल्टा मैं इस तरह से करूँ तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नीचे की क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये इनवर्सली रिलेशन का मतलब होता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, किस तरह से। ये कूलम के लॉ का थोड़ा बहुत ओवरव्यू है, ठीक है। चलिए इसी के अंदर थोड़ी सी आगे और बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो समझिए आप कि ये जो अर्लियर क्लासेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप सोचिए 7th 8th 9th 10th से जब हम ये IIT JEE फाउंडेशन क्यों स्टार्ट करते हैं, इसका रीजन ये कि अचानक से आके जब आप 11th में आओगे, ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको न्यू लगेगी, ये अचानक से कहाँ पे आया है, तो उनके साथ में आपको हैबिचुअल होने में आपको बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने 7 महीने। उससे अच्छा है कि अगर वो चीजें आपके पहले से पढ़ रखी है तो आपको बाद में उनको अचानक से सुनोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई कुछ न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये गुलाम लॉ वगैरह, चार्जेस वगैरह की बात अचानक से आप 11th 12th में जाके पढ़ोगे उनको तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। उससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़े बेसिक क्लियर करें और 11th 12th में जाके उसकी अच्छे से स्टडी करें, तो ये कंपटीशन की सबसे अच्छी अप्रोच है, ठीक है ना। तो चलिए बेसिक के अंदर और कुछ चीजें आती है जो आप बचपन से आपकी दिक्कत है वो मैं कुछ समझाता हूँ। प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स सफिक्स की बात करें, उसके अंदर कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे आपको लिखा है सेंटीमीटर, मैं आपको बोलता हूँ सेंटीमीटर। भाई साहब सेंटीमीटर और मीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है, मैं आपको पूछूं अगर कि एक सेंटीमीटर के अंदर और मीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये एमकेएस की यूनिट है या ऐसा यूनिट है, ये सीडीएस की यूनिट है, ठीक है ना। आपने किसी जगह सुना होगा माइक्रोमीटर भी सुना होगा, माइक्रो सेकंड भी सुना होगा, ठीक है ना। मिली सेकंड भी सुना होगा, मिलीमीटर भी सुना होगा, एमएम लिखा होता है। इसका भाई मीटर में क्या मतलब है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें भी थोड़ी बहुत समझा देता हूं आपको ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। देखिए कुछ जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आती है उनकी बात करते हैं ताकि कभी आपको आए तो ऐसे नहीं लगे कि न्यू कुछ आया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है 10 की पावर 1, जैसे 10 की पावर -1 लिखा है, माइनस की क्वांटिटी पहले लेते हैं, 10 की पावर -1, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डेसिमल, डेसी बोलते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका और मीटर का रिलेशन क्या होता है वो बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये मीटर में ये 10 टू द पावर -1 मीटर है, ठीक है ना। तो एक डेसीमीटर जो होता है या एक डेसीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -1 मीटर। कहने का मतलब ये कि 1/10 मीटर, 1 डेसी जो होता है वो कितना होता है, 1 डेसीमीटर या डेसी कितना होता है 1/10 मीटर और 10 टू द पावर -1 मीटर, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 टू द पावर -2 मीटर जो होता है इसको बोलते हैं, इसको आप इस तरह से साथ में लिखें तो भी चलेगा, आगे पीछे फिर अपना कंफ्यूज हो। 1/10 मीटर एंड दिस इज 1 डेसीमीटर, ठीक है ना। डेसीमीटर को स्मॉल डी से लिखते हैं। उसके बाद हमने बात की 10 टू द पावर -2, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। 10 टू द पावर -2 मीटर क्या होता है, 1/100 मीटर। इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर, जानते हो ना बेटा, सेंटीमीटर बोलते हैं, सीएम से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 मीटर, ठीक है ना। तो अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा हो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सारी चीजें जो एमकेएस के अंदर लाते हैं ना वो चीज आपको सिखा रहा हूं जो अपने मेन काम में आती है। उसके बाद बात करें 10 टू द पावर -3 मीटर, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, जानते हैं। ये लिखा हुआ है 1/1000 मीटर और ये इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। एमएम लिखा हुआ देखा होगा आपने बहुत सारी तरफ, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 10 टू पावर -6 की ले लेते हैं माइक्रो,
जो बेसिक है मेन वही काम में लेते हैं। माइक्रो लिखा है, ठीक है ना, सॉरी 10⁻⁶ मीटर लिखा है, मतलब 1/10⁻⁶ मीटर, ठीक है ना, 1/10⁻⁶ मीटर। तो 10⁻⁻⁶ जो मीटर होता है उसको बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, रिप्रेजेंट करने का साइन है, mm को mm से लिखते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे और चलिए, आगे और हमारी जो चीज काम में आती है 10⁻⁹ मीटर, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। याद है आपको, आपने बहुत जगह सुनी होगी, नैनोमीटर का मतलब होता है 1/10⁻9 मीटर, ठीक है ना। ये 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर को nm से लिखते हैं। थोड़ी जो बेसिक चीजें हमको कभी कभी काम में आती है वही लिखा हुआ मैं खाली। और क्या है, और एक 10⁻12 लिख देते हैं पिकोमीटर वाला, 10⁻⁻12 मीटर मतलब 1/10⁻12 मीटर, इसको कहते हैं पिकोमीटर, पीएम से लिखते हैं। पिकोमीटर आप कह सकते हो PICO, ठीक है ना, ये पिकोमीटर है। और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन जो आपके काम में आ रहे हैं वो मेनली ये चीजें, ठीक है ना, ये मिलीमीटर वगैरह, ये माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये बहुत ज्यादा काम में हमारे आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दे रखा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तरीके से भी लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं। जैसे आपको लिखा है 100, आपको कभी बोलेंगे 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब 10 मिलीमीटर को मीटर में मैं आपको किसी भी कन्वर्शन का आज बेसिक सिखा देता हूँ। ये नोट कर ले सर, आपने नोट कर ले पहले। किसी भी चैप्टर के अंदर एक यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले वो बेसिक से सीख। चलिए मैं आपको बोलूं, जैसे आपको लिखा हुआ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। जैसे किसने लिखा है 60, आपको बोला है कि 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बोला गया है कि 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब किसी भी यूनिट सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सीखिए। पहले आपको 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का बोला है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो यूनिट यहाँ पे लिखा है ये यूनिट है सेंटीमीटर, आप 60 को तो ऐसे कैसे रहेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि क्या लिखा है, 60 × 1 सेंटीमीटर लिखा है। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर बोलो वही रहेगा, तो 1 × वापस 60 सेंटीमीटर करूंगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो आप इसको इस तरह पढ़े कि 60 × 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं बेटा कि 60 × 1 सेंटीमीटर बोले तो आप बोलिए कि 60 तो ऐसे कैसे। अब 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में किस तरह लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर मीटर में कितना होता है, 1/100 या 10⁻⁻2 इंटू मतलब कहने का ये कि 1 सेंटीमीटर की जगह पे आपने क्या लिखा है, 1/100 मीटर, बस समझ गए ना। तो अब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे आपको, तो आपको क्या आ जाएगा 3/5 मीटर। बात क्लियर, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल कैसे दे रखा होता है, माइक्रो के अंदर सपोज दे रखा होता है आपको, इसी तरह से 100 माइक्रो ले लेते हैं, 100 मिलीमीटर, पहले चलते हैं मिली से स्टार्ट करते हैं। 100 मिलीमीटर को आपको बोले मीटर में कन्वर्ट करो, आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, 100 × 1 मिलीमीटर, ठीक बात। अब देखिए 100 तो ऐसे कैसे, 1 मिलीमीटर का मीटर में रिलेशन क्या होता है, 1/1000। तो 1 मिलीमीटर की जगह आपने मीटर कितना लिखा, 1/1000 मीटर, बात समझ आ गई। इस चीज की जगह पे आपने लिखा है 1/1000 मीटर, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/10 बोले तो 0. तो 100 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, 0.10 मीटर। सही समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना। इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। और देखिए कभी कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ होता है 20 माइक्रो सेकेंड, देखा माइक्रो सेकेंड समझते हैं ना। अब माइक्रो सेकेंड को कैसे मीटर, अब माइक्रो सेकेंड को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब मीटर में नहीं चलो, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड ये भी लिखा होता है, ठीक है ना। हर यूनिट सिस्टम के अंदर इस तरह से काम में आता है, माइक्रो मिली सब जगह काम आता है, ठीक है ना। एक सिर्फ हम लेंथ के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, जैसे लिखा है 20 माइक्रो सेकेंड लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ देखिए आप, 20 माइक्रो सेकेंड लिखा है × 1 माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ, आप इसको इस तरह पढ़े तो 20। अब 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो कितने सेकंड के बराबर होता है, आप माइक्रो को देखिए खाली, माइक्रो कितने के बराबर होता है, 1/6। तो आप क्या बोलेंगे 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड को आप किस तरह लिख लेंगे, 20 × 10⁻⁻6 मीटर। बात समझ आएगी आपको, ठीक है ना। इस तरह से एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लें सारी चीजों को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। दो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी जगह पे रखे हुए हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सिव का फोर्स लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह ही। आप समझिए ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, हमने बोला कि भाई ये पार्टिकल है, चौक है, इसको आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो नीचे की ओर जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आपने कभी ग्रेविटेशन फोर्स को देखा है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आप। हम ग्रेविटेशन फोर्स को फील करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की साइड पुश या पुल करोगे तो वो नीचे की साइड हमेशा आएगा, ठीक है ना। ये हमने देखा है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते आप ग्रेविटेशन फोर्स को देखा है, ऐसा तो नहीं देखा ना कभी अर्थ से कुछ निकल रहा है वो पकड़ के नीचे ले आता है, ऐसा तो नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी फील किया जाता है। जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिक फोर्स जिस तरह से हम फील करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह से फील करने का फोर्स है। कैसे, आप समझिए। जैसे कि एक चार्ज पार्टिकल, ये प्लस चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। अब प्लस चार्ज पार्टिकल इसके चारों इसके अराउंड इसके और आपको दिखेगा एक फील्ड दिखेगा, एक तरह से ऑरा दिखेगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, हमने क्या बोला था, आई अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के कुछ हद तक यहाँ पर जो जितना इसका एटमॉस्फेयर है उतनी इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स की पहली बात तो कोई रेंज नहीं होती, इनफाइनाइट रेंज है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन जो फोर्स है ना उसकी कुछ रेंज है। पिछली बार मैंने आपको, सॉरी आपको नहीं, पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने कि इसका एक ग्रेविटेशन फोर्स का ऑरा है, आप बोले ना, एक तरह से इसकी लिमिट है, यहाँ तक इसका ग्रेविटेशन फोर्स वैसे होता है। उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल है ना, इसके भी चारों ओर आपको फोर्स दिखता है एक तरह का, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपको याद है शायद, हमने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट के बारे में याद है आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जानते हैं वो किस तरह से जाती है, पहले उसी से रिलेट करके आपको समझा देता हूं। मैग्नेट जो होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरह से होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर की ओर जाती है, इस तरह से नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से अंदर की ओर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए हमने इस तरह से बात की थी, नॉर्थ से निकलती है और साउथ से बाहर जाती है, साउथ की ओर अंदर की ओर आती है, ठीक है ना। उसी तरह से नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर एंटर करती है। अब देखिए इसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके अंदर भी इस तरह से प्लस से निकल के रे जो है मैग्नेटिक फील्ड वो माइनस की ओर जाता है, ठीक है ना। नोट करें इसको एक बार। तो वही बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड लाइन होती है। अब ये फील्ड लाइन दिखती नहीं इस तरह से कि यहां से यहां जा रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी ना। अब ये जो फील्ड लाइन थी वो कैसे हो रही थी, हमने बात की थी कि फील्ड लाइन हम जो मैग्नेटिक कंपास को रख के हम फील करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से बन रही है, ठीक है ना। उसी तरह से ये तो मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन है ना, ये भी हम फील करते हैं एक तरह से। और किस तरह से, ये इस तरह से बताती है भाई प्लस की ओर है ना, प्लस से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है इस तरह से, और माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती है, ठीक है ना। मर्ज होती है, इमर्ज जो भी आप बोले, इस तरह से बात समझ आई आपको, ठीक है ना। जिस तरह से मैग्नेट के अंदर होता है उस तरह से इसके अंदर होता है। ये दो अपोजिट चीजें हैं, ये भी दो अपोजिट चीजें, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। अब आज नोट कर ले इसको एक बार। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, समझिए कि अभी तक जो भी चार्ज पार्टिकल के और बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे धीरे धीरे। जिस तरह से ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है F = K Q1 Q2 अपॉन R², ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर Q1 Q2 क्या है, R² क्या है, और इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन तो किस तरह की बात करें अगर, तो Q1 और Q2 कुछ भी चार्ज दे रखा है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, जानते सारे, चार्ज की यूनिट कूलम है। ये डिस्टेंस है तो मीटर के अंदर होगी, इसकी बात हम बाद में करेंगे। हमको सीधी क्वेश्चन, हमको चीजें सारी दे रखी होगी, आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अब दूसरी जो हम बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा चैप्टर है।
ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल एक जगह से मूव करता है तो स्टैटिक नहीं तो उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हमने बात कल की थी शायद, आई जो होती है करंट होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, मतलब ये जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है ना। ये करंट एम्पियर की बात की थी ना, आगे हम वोल्टेज वगैरह की बात करेंगे, सारा चीज करेंगे, ठीक है। इसको नोट करें एक बार, ये तो ऐसे नोट करना कुछ नहीं इसमें। अब देखिए, अब एक टॉपिक मैंने कल थोड़ा सा आपको लिया था इंसुलेटर और कंडक्टर वाला, वो भी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं हो। दो तरह के, एक है कंडक्टर, सब्सटेंस कह सकते हैं आप होते हैं, और दूसरा होता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर डिफरेंस सबसे पहला तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन आप समझिए कि ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं, ये पास नहीं होने देते। जैसे वुड वगैरह आपने बात की, ग्लास वगैरह की बात की। अब इंसुलेटर के अंदर और कंडक्टर के अंदर मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि भाई कंडक्टर जो होते हैं उसके एटम बड़े होते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन वगैरह न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, प्लस वाला है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे ऑर्बिट के अंदर इस तरह से मूव करते हैं। इसका जो एटम होता है ना कंडक्टर का, वो एज कंपेयर टू इंसुलेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, याद है आपको। और इसका जो कंडक्टर होता है वो इसके कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा एटम छोटा होता है, और वही न्यूट्रॉन बड़े। अब दूसरी बात ये कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मटेरियल की बात कर लेता हूं, आइसोलेटेड कंडक्टर कोई भी होता है ना, कंडक्टर मतलब कोई भी सब्सटेंस आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब कि उसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बैटरी वगैरह में क्या होता है। अब जैसे ये सब्सटेंस, ठीक है ना, इसके ऊपर आप अभी जो चार्ज बोले, टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज 0 है। कैसे आता है, ये भी लॉ है, ठीक है ना। ये किस तरह से आप समझाऊंगा आपको। इस पे जो आइसोलेटेड कंडक्टर पे टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। इट मींस मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है अभी, ऐसा नहीं, टोटल चार्ज जो इस पे है वो 0 है। ध्यान से सुने बात, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। मतलब क्या, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके अंदर प्रोटॉन है, समझे कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन जितने, जैसे सपोज आप बोलिए कि 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये कोई सब्सटेंस है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने प्रोटॉन होंगे, समझे कि नहीं। इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा टोटल कितना आएगा, +6 -6 मीनिंग कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर, आइसोलेटेड सब्सटेंस के ऊपर कितना होता है, 0 होता है। ये आगे हम और पढ़ेंगे इसके लॉ कैसे होते हैं। अब जिस तरह से हमने एक और लॉ पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन का, याद है आपको, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन समझते हैं। इसी तरह से इसका भी, चार्ज का भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, वो भी थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये छोटी मोटी बातें, बहुत ज्यादा डीपनेस में जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम पढ़े हैं ना पहले, उसी को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ये चीजें अगर कहीं आ जाए तो आपको समझ में नहीं है, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जिस तरह से आपने एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा है, उसी तरह से हम चार्ज का भी कंजर्वेशन पढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन हमने क्या बोला, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहते हैं कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि चार्ज है ना, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब क्या सर कहने का मतलब ये कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज को ऐसे हटा नहीं सकते, हटा दिया इसको कुछ न्यूट्रल कर दिया, ऐसे नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इसके अंदर कोई चार्ज को ऐड कर सकते हैं, इससे ना तो इसको हम हटा सकते हैं ना इसमें कुछ चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज एक जगह से दूसरी, एक सब्सटेंस से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, क्रिएट नहीं किए जाते ना डिस्ट्रॉय होते, एनर्जी की तरह बिल्कुल, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल एनर्जी की तरह है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक सब्सटेंस से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब समझाता हूं कैसे। जैसे आपने देखा हो कि सर्दियों के अंदर ऊन वगैरह के कपड़े होते हैं ना, वूल वगैरह, उसके ऊपर आपने देखा है कि कभी रात के टाइम जब आपका हाथ वगैरह लगता है, आपने देखा हो किसी अंधेरे के अंदर, ठीक है ना, तो आपने स्पार्क वगैरह देखे होंगे, वो चार्ज की वजह से। किस तरह से, जैसे कि भाई ये ग्लास की कोई रोड है, ठीक है ना, ग्लास रोड है, और सिल्क वगैरह का, वूल का कपड़ा होता है सिल्क वगैरह का, इस तरह से सिल्क। अब आपने ग्लास को सिल्क के ऊपर रब किया इस तरह से, जब आपने ग्लास को सिल्क को इस तरह से रब कराया, ग्लास की कोई रॉड ले और उसको सिल्क के ऊपर इस तरह से रब करे, तो क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे के अंदर चार्ज जो ट्रांसफर होता है, इसकी रेट होती है, ठीक है ना। हर सब्सटेंस की अलग अलग रेट होती है कि वो चार्ज को लूज करता है या गेन करता है, ठीक है। नॉर्मली हम बात करें तो जो इंसुलेटर होते हैं वो चार्ज को गेन करते हैं और कंडक्टर चार्ज को लूज करते हैं, ठीक है ना। मेटल या नॉन मेटल की बात करें, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है वही सारी चीजें। अब जब आपने ग्लास को सिल्क के ऊपर रब किया ना, तो ग्लास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने छोड़ देगा इसके, और वो इलेक्ट्रॉन घूम के किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, पहले ये न्यूट्रल था, पहले इसके ऊपर क्यू टोटल क्या था, 0, इसके ऊपर भी क्यू टोटल क्या था, 0। टोटल क्यू कह रहा हूं बार बार,
टोटल क्यू क्या था 0, इसके ऊपर क्या था 0। अब जब आपने इन दोनों को रब किया तो इसके कुछ चार्ज पार्टिकल इसके अंदर चले गए। अब ये प्लस बन गया, आपने क्या बोला, रब करने के बाद सर ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। माइनस और प्लस बना कैसे? अभी तो आपने बोला सर कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। ये प्लस माइनस कैसे बनता है? प्लस माइनस का मतलब है किसी जगह पे प्लस का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर आ गए, तो इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव। अब आप इन दोनों को पास मिलाएंगे ना तो आपको स्पार्क वगैरह कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। और भी एक्सपेरिमेंट इसके बहुत सारे, नॉर्मल सा एग्जांपल इसका ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज जो आपको और बताई थी वो थी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, याद है आपको, या इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज भी आप बोलते हो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का मतलब जैसे किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम, उसी तरह से हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट कितना सबसे छोटा वाला चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है, चार्ज पॉसिबल है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल आपकी स्टडी के लिए, अब तक एग्जाम के लिए ये सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल, इससे छोटा चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये भी चार्ज पार्टिकल जो छोटा वाला है ना, ये दो तरह का होता है। अगर नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो कितना होता है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये होता है +1.6 प्रोटॉन पे 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं होता है, पहली बात अभी समझ ले, ठीक है ना, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। नेचर के अंदर अब तक जो स्मॉलेस्ट चार्ज फाइंड किया गया है ना कि सब्सटेंस का, वो ये होता है, ठीक है। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन के साथ में एक और लॉ आता है, वो मैं आपको समझाता हूं, क्वांटाइजेशन का लॉ। क्वांटाइजेशन का लॉ क्या कहता है, देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है, पहले आपको ये समझाता हूं। क्वांटाइजेशन मतलब समझिए आप चीज को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैं आपको मतलब समझाता हूं। बेटा आपने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स के अंदर आपने इंटीजर वगैरह पढ़े। इंटीजर मतलब क्या होता है 1 2 3 4, इस तरह से इधर आएंगे तो 0 से लेकर 1 -1 -2 -3 ऐसे पढ़ा आपको, ठीक है ना, ये इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये 3 और 4 के बीच में 3.4 में अगर बोलूं तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है ना, ठीक है ना। बस यही बात आप समझ लीजिए चीज के लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज जो होते हैं ना वो हमेशा, वो उनका नंबर हमेशा 1.6 × 10⁻⁻⁹ के मल्टीप्लायर के अंदर होता है, इंटीजर मल्टीप्लायर के अंदर। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, कल हमने बात की थी Q = N × E होता है, E लिखा हुआ। अगर किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो हमेशा इंटीजर मल्टीप्लायर के अंदर होता है। n जो है ना वो इंटीजर, आप मतलब कैसे कह सकते हैं, हम हमेशा ये कह सकते हैं किसी एक सब्सटेंस के ऊपर चार्ज, सपोज आपने बोला 20 कूलम या 20 E है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 20, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है 20 × E। आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज कितना है सबके 2.5 × 1.6 10⁻⁻⁹ 2.5 आप ऐसे नहीं कह सकते। कैसे आपको समझाऊं, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, ठीक है ना। अब इससे कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर इसके अंदर हो गए, तो आपने क्या बोला, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, जिससे चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, प्रोटॉन तो घूमते नहीं, न्यूक्लियस के अंदर है वो, तो इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होकर इसके अंदर आया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो कैसा हो गया नेगेटिव, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव। तो आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं होता है, आप क्या कह सकते हो कि भाई 1.4 ट्रांसफर हुआ, 1.3, मैं आपको बोलूं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर बच्चे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, आप जा सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर, तो आप एग्जैक्ट नंबर बोलोगे ना बेटा, एक क्लास से दूसरी क्लास में कितने बच्चे गए, 20 40 1000 100, ऐसा तो नहीं बोलोगे 1.4 बच्चे गए, आधा बच्चा कहाँ गया 0.6 वाला। इसी तरह से इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो होता है ना वो हमेशा 1.6 10⁻⁻⁹ मतलब कि E के इंटीजर मल्टीप्लायर के अंदर होता है, और यहीं से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ निकालते हैं। वो लॉ क्या है, N × E, मतलब किसी भी चार्ज, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, N क्या है इंटीजर है, और E क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, यही टोटल चार्ज होता है। हमने बात की थी ना कल, आपको मैंने लिखवाया था I = Q/T, और Q की जगह N × E लिखा था, वो आज मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से वो होता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आता है और एक्सप्लेनेशन बाद में कीजिए, ठीक है। नोट करना चाहे तो कुछ नोट कर ले इसके अंदर। मतलब चार्ज आप कभी नहीं लिखना ऐसे कि 1.5, आप खुद सोचे कि क्या यहाँ से यहाँ पर 1.5
ऐसे 1.4 1.4 2.4 ट्रांसफर होगा क्या? इलेक्ट्रॉन को आधा कैसे कर लोगे बेटा? जब आपने बोला ही है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं इस तरीके से, जब आपने पहले से बोल दिया है कि जो 1.6 × 10⁻90 मतलब ई है, ये जो सिर्फ ई है ना, ये इस ई जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब पहले आपने बोला है सबसे छोटा यूनिट है, तो इसको आप और डिवाइड कैसे कर सकते हो? मेरी बात समझ रहे हो? आपने पहले से बोला है कि ये सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा चार्ज है, तो इसको और डिवाइड आप कैसे कर सकते हो? ठीक है ना, यही मतलब यहाँ पे कहने का है कि आपने एक ही बार बोल दिया है कि भाई ये सबसे छोटा है, तो इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको और छोटा आप नहीं बना सकते। बात समझ आई? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे जाके आप इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे आगे क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना पार्ट आप नोट कर लें। बाकी की बातें बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।